रात के ठीक 2:45। अमावस की वो शाही रात। चारों तरफ ऐसा अंधेरा जैसे रोशनी ने इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन के पहलियों की लयबद्ध आवाज़ गूंजती है और फिर एकदम से लोहे के रगड़ने की कान फाड़ देने वाली चीख। एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। उस झटके से रजत की नींद टूटती है। उसका सिर सामने वाली सीट से टकराने से बस बाल बाल बचता है। वह हांफते हुए उठता है। कोच के अंदर नीली लाइट जल रही है और पूरा माहौल अजीब सा शांत डरावना है, जैसे कोई आवाज़ भी यहाँ आने से डर रही हो। खिड़की के बाहर गहरा जामुनी और लाल कोहरा फैला हुआ है, इतना घना कि लगता है जैसे हवा में खून और शाही घुल रही हो। रजत अपनी आंखें मलता है और बड़बड़ाता है, यह ट्रेन बीच जंगल में क्यों रुक गई? कोई स्टेशन तो नहीं था यहाँ? वह खिड़की से बाहर झांकता है और उसका दिल एक पल के लिए थम जाता है। बाहर एक खंडर हो चुका रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म पर बस एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा है और जंग लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा है भैरवगढ़ जंक्शन। तभी उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ती है। वहाँ एक टीटी की परछाई दिख रही है। वह बाहर देखता है। टीटी नॉर्मल खड़ा है, उसकी पीठ रजत की तरफ। लेकिन जैसे ही रजत वापस शीशे की परछाई में देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। परछाई में उस टीटी के 4 हाथ हैं, जो मकड़ी के पैरों की तरह हवा में हिल रहे हैं। और धीरे धीरे उसका चेहरा रजत की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद है। अचानक एक ठंडी फटी हुई आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजती है, तेरा ही इंतजार था, उतर जा। रजत डर के मारे पीछे गिरता है और बिना एक पल गवाए कोच का दरवाज़ा खोलकर प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ता है। उसके जूतों की आवाज़ प्लेटफॉर्म पर गूंजती है, लेकिन अगले ही पल बिना किसी इंजन की आवाज़ के ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। रजत घबराकर पीछे मुड़ता है और जो वह देखता है वह उसकी समझ से परे है। ट्रेन वहाँ है ही नहीं। सिर्फ 1 सेकंड में पूरी की पूरी एक्सप्रेस ट्रेन उस लाल और जामुनी कोहरे में गायब हो चुकी है। न कोई आवाज़, न कोई धुआं। पटरियाँ खाली है, जंग लगी हुई है, जैसे यहाँ सालों से कोई ट्रेन गुजरी ही ना हो। रजत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह पूरी तरह अकेला है, एक श्रापित अनजान स्टेशन पर, जहाँ से लौटना शायद नामुमकिन है। रात के 3 बजने को है और भैरवगढ़ स्टेशन का लाल और जामुनी कोहरा अब पूरे प्लेटफॉर्म पर छा चुका है। हवा में एक अजीब सा भारीपन है, ऐसा कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। दूर कहीं से किसी जंगली जानवर के रोने की आवाज़ आती है, जो धीरे धीरे इंसान के रोने में बदल जाती है। रजत पागलों की तरह दौड़ रहा है। कोई है? हेलो, स्टेशन मास्टर? उसकी आवाज़ उसी रंगीन अंधेरे में गूंजकर वापस उसी के पास लौट आती है। अचानक उसकी आंखों में
तेज जलन होने लगती है। वह उन्हें जोर से रगड़ता है और जैसे ही आंखें खोलता है उसकी दुनिया ही बदल चुकी है। सब कुछ धुंधला, दोहरा, टूटा हुआ। सामने रखा लोहे का बेंच उसे 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। वह अपने हाथ उठाता है और उसकी उंगलियां 4 दिखाई देती है। यह कोई बीमारी नहीं, यह इस जगह का माया जाल है जो सीधे उसके दिमाग पर हमला कर रहा है। तभी एक झटके के साथ स्टेशन का पुराना लाउड स्पीकर चालू होता है और उससे एक मीठी लेकिन रूह कपा देने वाली मरी हुई आवाज गूंजती है। यात्री कृपया ध्यान दें, रात के 3:15 पर आने वाली मौत की गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। यात्री रजत, हाँ तुम रजत, तुम्हारा टिकट कट चुका है। खून से। रजत की चीख निकल जाती है। यह कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई उसे देख रहा है। तभी लाल कोहरे के बीच एक आकृति उसकी तरफ बढ़ती है। एक चाय वाला, हाथ में केतली लिए। वह गहरी फटी हुई आवाज में कहता है, बाबू चाय पियोगे? बहुत ठंड है। रजत कांपते हुए पीछे हटता है। तुम कौन हो? ट्रेन कहाँ गई? जैसे ही वह करीब आता है रजत को दिखता है उसके सिर्फ 2 हाथ नहीं, उसके पीछे से 2 और सड़े हुए हाथ लटक रहे हैं और उन हाथों में चाय के कप नहीं, किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां हैं। वह मुस्कुराता है, उसके मुंह से काला खून टपक रहा है। ट्रेन तो कभी आई ही नहीं बाबू, तुम तो हमेशा से ही यहाँ थे। उसके चारों तरफ उसके चारों हाथ रजत की गर्दन की तरफ बढ़ते हैं और रजत चीख मारता हुआ वहां से भागता है सीधे वेटिंग रूम की तरफ। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंधेरा, लेकिन बाहर का लाल कोहरा टूटी खिड़कियों से अंदर आ रहा है। हवा में धूल तैर रही है जैसे खून के कण हो। वह दरवाजा बंद करता है। बाहर से नाखूनों की खुरचने की आवाज और वो डरावनी हंसी। रजत मोबाइल निकालता है। नेटवर्क गायब हो चुका है। बैटरी 1% बची है। वह फ्लैश लाइट ऑन करता है। कमरे के बीच एक पुरानी टेबल और उस पर एक मोटा लाल रजिस्टर, यात्री विवरण। वह उसे खोलता है। पन्नों पर नाम और हर नाम के सामने मौत का कारण और समय। वह पन्ने पलटता है और आखिरी पन्ने पर पहुंचता है। उसका खून जम जाता है। नाम रजत, उम्र 28 साल, मौत का कारण खुद अपने ही हाथों से गला घोटकर। समय रात 3:15। वह अपनी घड़ी देखता है। ठीक 3:15 हुए हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और दीवारें धड़कने लगती है। उन दीवारों के अंदर से चेहरे उभरते हैं और फिर उन्हें फाड़कर सैकड़ों 4 हाथ बाहर निकलने लगते हैं, सब उसकी तरफ बढ़ते हुए। रजत पीछे हटता है, लेकिन उसका शरीर सन्न हो रहा है। कंधों पर भारी दर्द। वह टूटी खिड़की में अपनी परछाई देखता है। उसकी आंखें सफ़ेद हो रही है और उसके कंधों को फाड़कर 2 नए सड़े हुए हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी दर्दनाक चीख के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। रात आगे बढ़ चुकी है
और उस शापित वेटिंग रूम के अंदर अब रजत का शरीर खुद उसके खिलाफ लड़ रहा है। दीवारें धड़क रही है जैसे कोई जिंदा चमड़ी हो, और सैकड़ों चार चार हाथ हवा में उसे नोचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रजत जमीन पर तड़प रहा है, उसके कंधों की त्वचा फट रही है, खून बह रहा है और उसका अपना शरीर दो नए हाथ उगाने की कोशिश कर रहा है। वह दर्द से कराहते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा, नहीं। उसकी नज़र टूटे हुए आईने के पास पड़े एक नुकीले कांच के टुकड़े पर जाती है। वह उसे उठाता है। हाथ खून से फिसल रहे हैं, लेकिन वह पूरी ताकत से उस टुकड़े को अपने पीछे घोंप देता है। एक भयानक चीख गूंजती है और उसके कंधे से निकलते हाथ रुक जाते हैं, जो कि काले तरल पदार्थ में बदलकर बहने लगते हैं। दीवारों के हाथ भी एक पल को थम जाते हैं। रजत मौका देखकर दरवाजा तोड़ता है और वापस प्लेटफॉर्म पर गिरता है, लेकिन अब सब कुछ और भी डरावना हो चुका है। आसमान बीमार पीले और खूनी लाल रंग में बदल चुका है और दूर से एक अजीब हॉर्न गूंजता है, जैसे कोई रोता हुआ जानवर कोहरे को चीरती हुई एक जंगले की ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही है। वह रुकती है और उसकी खिड़कियों में सैकड़ों मुसाफिर, सभी की आंखें सफ़ेद और सबके चार चार हाथ, वह सब एक साथ शीशे पर हाथ मारते हैं। अंदर आओ, हमारे साथ आओ। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। रजत चीखता है और भागता है, ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ता है। पीछे वो सारे शैतान उतर रहे हैं। वह दौड़ता हुआ स्टेशन मास्टर के केबिन में घुसता है। दरवाजा बंद है। अंदर एक रेडियो है। वह मदद के लिए पुकारता है। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? मैं भैरवगढ़ स्टेशन पर फंसा हुआ हूँ। लेकिन जवाब में उसी की आवाज लौटती है और उसके पीछे एक औरत की हंसी। कुर्सी धीरे धीरे घूमती है और उस पर बैठा है एक कंकाल, जिसके चार हाथ है। अंधेरा छा जाता है और मौत अब और भी करीब आ चुकी है। केबिन के अंदर गुप्ता अंधेरा छा चुका है, इतना गहरा कि जैसे रोशनी ने यहाँ आने से इनकार कर दिया हो। बाहर का जामुनी और नियन लाल कोहरा टूटी खिड़की से अंदर घुसकर एक अजीब घुटन भरी चमक फैला रहा है। रजत दीवार से चिपका खड़ा है। उसकी सांसें तेज है और कांपती हुई। कंधे का घाव धड़क रहा है, जैसे अंदर कुछ अभी भी जिंदा हो। अचानक अंधेरे में सूखी हड्डियों के रगड़ने और चटकने की आवाज़ गूंजती है और रजत समझ जाता है वह कंकाल अब अपनी जगह से उठ चुका है। कांपते हाथों से वह अपना फ़ोन निकालता है। बैटरी बस 1% है। वह तुरंत फ्लैशलाइट ऑन करता है और जैसे ही रोशनी सामने पड़ती है, उसका दिल थम जाता है। वो 4 हाथों वाला कंकाल उसके चेहरे से बस 2 इंची की दूरी पर खड़ा है। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से जामुनी कोहरा निकल रहा है और रजत का धुंधलापन उस एक कंकाल को 2 में बदल देता है, जैसे अब 8 हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे हो। कंकाल का जबड़ा
खटखट करता हुआ हिलता है, जैसे वह हंस रहा हो। और अगले ही पल वह अपने चारों हाथों से रजत की गर्दन दबोचने के लिए झपटता है। रजत तुरंत फ्लैशलाइट उसकी आंखों पर मारता है और झुक जाता है। कंकाल के हाथ पीछे की लकड़ी की दीवार में धंस जाते हैं। उसी एक पल का फायदा उठाकर रजत खिड़की की तरफ बढ़ता है और बिना सोचे पूरी ताकत से छलांग लगा देता है। कांच चकनाचूर हो जाता है और रजत पटरियों के नुकीले पत्थरों पर गिरता है। दर्द से कराते हुए भी वह रुकता नहीं, उठता है और पागलों की तरह भागने लगता है। पीछे केबिन की खिड़की से वह कंकाल उसे घूर रहा है। भागते भागते वह स्टेशन के आखिरी घोर पर पहुंचता है, जहां एक पुराना खंडर पार्सल घर खड़ा है। आधा शटर खुला हुआ, अंदर की नीली और लाल रोशनी रिस रही है और भीतर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही है। रजत हाँफते हुए अंदर घुसता है। अंदर सैकड़ों पुराने लकड़ी के बक्से रखे हैं, एक के ऊपर एक, धूल से ढके हुए। लेकिन रजत का धुंधलापन उन्हें हिलता हुआ दिखा रहा है, जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक अलग बक्से पर पड़ती है, नया, और उस पर लाल रंग से लिखा है रजत का सामान। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बक्सा अंदर से धड़क रहा है, जैसे कोई दिल हो। कांपते हुए वह ढक्कन खोलता है और अंदर सैकड़ों कड़े हुए हाथ खून से लथपथ, जो अभी भी जिंदा है, उंगलियां हिलती हुई जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो। तभी उसके पीछे वही औरत की हंसती गूंजती आवाज। रजत झटके से मुड़ता है। उसके पीछे एक औरत खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, खून से सनी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, और उसके पीछे से दो लंबे सड़े हुए हाथ बाहर निकले हुए। वह डरावनी आवाज में कहती है, तूने अपना पार्सल नहीं लिया रजत, अब तेरा शरीर मेरा पार्सल बनेगा। वह हवा में तैरते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। रजत पीछे हटता है, लेकिन पीछे बक्सों का ढेर है। उसे नीचे एक लोहे का ट्रैप डोर दिखता है। वह उसे खोलता है और ठीक 1 सेकंड पहले नीचे अंधेरे में कूद जाता है। वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ एक अंडरग्राउंड सुरंग में गिरता है, जहां घुटनों तक काला पानी भरा हुआ है। ठंडा, सड़ा हुआ, बदबूदार। दीवारों पर काई चमक रही है, लाल और हरी रोशनी में, जैसे नर्क का रास्ता हो। रजत पानी में खड़ा होता है। उसकी सांसें गूंज रही है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे पानी के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह झांकता है और उसकी रूह जम जाती है। पानी के अंदर अनगिनत चेहरे तैर रहे हैं, बिना आंखों के, जैसे इस स्टेशन के शिकार हो। उनकी आवाज गूंजती है, हमारे साथ आओ, दर्द खत्म हो जाएगा। रजत आंखें बंद कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पानी के अंदर से सैकड़ों 4-4 हाथ बाहर निकलते हैं। उसके पैरों को पकड़ लेते हैं, टखनों को जकड़ लेते हैं। वह चीखता है, छोड़ो मुझे। एक सड़ा हुआ हाथ उसका गला पकड़कर उसे पानी के अंदर खींचता है। वह डूबने लगता है। उसकी सांसें टूटने लगती है। ऊपर की लाल रोशनी धुंधली पड़ जा रही है और पानी के अंदर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत
मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही है। उसका दम घुट रहा है, फेफड़ों में पानी भर रहा है। तभी उसके हाथ किसी भारी नुकीली चीज से टकराते हैं। एक जंग लगी लोहे की पटरी का टुकड़ा वह उसे पकड़ता है और बिना सोचे पूरी ताकत से वार करता है। लोहे का टुकड़ा उस औरत के कंधे पर लगता है, जहां से उसके अतिरिक्त हाथ निकल रहे हैं। एक भयानक चीख और काला खून पानी में फैल जाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। रजत खुद को छुड़ाकर ऊपर की तरफ तैरता है, पानी से बाहर निकलता है, हांफता हुआ, खांसता हुआ और बिना पीछे देखे सुरंग के दूसरे घोर की सीढ़ियों की तरफ भागता है। चारों हाथ पैरों के बल चढ़ता है और बाहर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। लेकिन बाहर जो उसका इंतजार कर रहा था वो उससे भी भयानक है। उसके सामने फैला है एक अंतहीन ट्रेन यार्ड। जंग लगी, टूटी हुई, खामोश ट्रेनें जैसे किसी कब्रिस्तान में खड़े लोहे के शव। आसमान जामुनी और पीला रंग में सड़ चुका है। रजत जमीन से उठता है और दूर उसे एक ही रास्ता दिखता है, स्टेशन का मेन गेट। वह दो ट्रेनों के बीच की संकरी गली में घुसता है। अंधेरा, घुटन और खिड़कियां से उसे सैकड़ों सफ़ेद आंखें घूरती हुई महसूस होती है। और तभी एक भयानक घर्षण की आवाज़ गूंजती है। दोनों ट्रेनें अपने आप उसकी तरफ खिसकने लगती है, जैसे उसे कुचलने के लिए बन रही हो। रजत की आंखें फटी रह जाती है। वह चीखता है, नहीं नहीं, और अपनी बची कुची ताकत से आगे भागता है। ठीक उसी पल जब दोनों ट्रेनें भयानक टकराव के साथ बंद होती है, वह एक छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है, जमीन पर गिरता है, हांफता हुआ। लेकिन जैसे ही वह उठकर सामने देखता है, उसकी रूह फिर कांप जाती है, क्योंकि अब वो अपने इस डरावने सफ़र के सबसे बड़े सच के सामने खड़ा है। उसके सामने अब स्टेशन का आखिरी निकास था, लेकिन वो बाहर की दुनिया में नहीं खुलता था। वहाँ टिकट काउंटर की टूटी हुई इमारत को चीरते हुए एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें हवा में लटक रही थी और वो जड़ें धड़क रही थी जैसे उनमें खून बह रहा हो। चारों तरफ खूनी लाल कोहरे का भंवर घूम रहा था और उस सब के बीच रजत जैसे सम्मोहित होकर उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। पेड़ की मोटी जड़ों के नीचे जहाँ कभी टिकट काउंटर रहा होगा, अब एक भयानक वेदी बनी हुई है। इंसानी हड्डियों, खोपड़ियों और बालों का ढेर, और उसी के बीच बैठा है वो असली शैतान, एक विशाल मांसल परजीवी बिना चेहरे के। उसका शरीर इंसान के धड़ जैसा, लेकिन उससे दर्जनों सड़े हुए खून से लथपथ हाथ निकलकर पेड़ की जड़ों में घुसे हुए हो। सच अब सामने था। यह स्टेशन भूतिया नहीं था, यह एक जाल था, जहाँ जो भी आता, यह शैतान उसके शरीर को तोड़कर अपने चार हाथ बनाता और उसकी आत्मा को इन जड़ों में कैद कर लेता। टीटी, चाय वाला, स्टेशन मास्टर, सफ़ेद साड़ी वाली औरत, यह सब उसी के खिलौने थे। तभी पीछे से पैरों की आवाज़ गूंजती है। रजत मुड़ता है और कोहरे को चीरते हुए दर्जनों साए बाहर आते हैं। सबसे आगे वही चार हाथों वाला टीटी, उसके साथ चाय वाला, फिर वो औरत
और उनके पीछे वो सारे मुसाफिर, सभी की आंखें सफ़ेद और सभी के चार चार सड़े हुए हाथ हवा में झूल रहे हैं। रजत का धुंधलापन अब इतना बढ़ चुका है कि उसे लगता है जैसे हजारों हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे हो। वो शैतानी फौज उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसी पल वो औरत कई आवाज़ों में एक साथ बोलती है, तूने हमारा पार्सल नहीं लिया रजत, अब तो हमारा पार्सल बनेगा हमेशा के लिए। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आसमान एक खूनी लाल और गहरे जामुनी बवंडर में बदल चुका था। हवा चीख रही थी और सामने खड़े सैकड़ों शैतान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी घुर्राहट गूंज रही थी, हमारा पार्सल, कौन का पार्सल। रजत के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन तभी जमीन पर गिरते हुए उसका हाथ किसी भारी चीज से टकराता है। एक पुराना जंग लगा हुआ फायर एग्जीक्यूटर। उसे समझ आ जाता है इन शैतानों से लड़ना बेकार है, जड़ को खत्म करना होगा। वह अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और जैसे ही टीटी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, रजत पूरी ताकत से सिलेंडर उसके चेहरे पर दे मारता है। टीटी की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। रजत उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ पागलों की तरह वह वेदी की तरफ दौड़ता है। उस परजीवी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके शरीर से निकले दर्जनों हाथ उसे पकड़ने के लिए उठते हैं। लेकिन इस बार रजत नहीं रुकता। वह सिलेंडर को उठाता है और पूरी ताकत से उस परजीवी के धड़कते हुए शरीर के बीचों बीच घोंप देता है। एक गगनभेदी चीख पूरे स्टेशन को हिला देती है। उसके शरीर से काला और हरा गाढ़ा रसायन फव्वारे की तरह निकलता है और टूटे हुए बिजली के तारों पर गिरता है। अगले ही पल एक चिंगारी और फिर नीली और सफ़ेद आग की भयानक लपटें पूरे पेड़ और उस परजीवी को घेर लेती है। आग का गरजना और साथ ही सैकड़ों शैतानों की एक साथ निकलती चीख। रजत पीछे गिर जाता है, अपनी आंखें ढक लेता है। जैसे जैसे वो परजीवी जलता है, आसमान का वो डरावना रंग टूटने लगता है। उसका धुंधलापन अचानक गायब हो जाता है। अब उसे सब कुछ साफ दिख रहा है। वो देखता है उन सभी शैतानों के शरीर से निकले चार चार हाथ राख बनकर हवा में उड़ रहे हैं। वो परजीवी जो सबको कंट्रोल कर रहा था अब जलकर खत्म हो रहा है, लेकिन उसी के साथ पूरा स्टेशन भी दहकने लगता है। छतें गिरने लगती है, खंभे टूटने लगते हैं। रजत बिना रुके उठता है और टूटे हुए गेट से बाहर जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे पूरा भैरवगढ़ स्टेशन नीली आग और राख में समा जाता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह के 7:30। अब कोई लाल कोहरा नहीं, कोई अंधेरा नहीं, बस एक ठंडी सफ़ेद सुबह। एक लोकल पैसेंजर ट्रेन सामान्य तरीके से पटरियों पर दौड़ रही है और उसी ट्रेन के वॉशरूम में रजत खड़ा है, थका हुआ, टूटा हुआ लेकिन जिंदा। वह एक नल खोलता है, पानी से अपना चेहरा धोता है और रजत की सांस लेता हुआ कहता है, मैं बच गया, वो श्राप खत्म हो गया। वह तौलिया उठाता है और जैसे ही शीशे में खुद को देखता है सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अगले ही पल शीशे के अंदर उसकी परछाई उससे 1 सेकंड पहले एक भयानक मुस्कान देती है।
रजत सन्न रह जाता है और तभी उसके दिमाग में वही औरत की आवाज गूंजती है, तूने सिर्फ पेड़ जलाया है रजत, पर मैं तो तेरे ही खून के रास्ते तेरे अंदर आ चुकी हूँ। उसे याद आता है जब उसने अपने कंधे में कांच घोंपा था, तब उस शैतान का खून उसके अंदर चला गया था। अगले ही पल हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज, उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती है और उसकी पीठ को फाड़कर 2 नए सड़े हुए हाथ बाहर निकल आते हैं। अब उसके खुद के 4 हाथ हो चुके हैं। उसका चेहरा एक डरावनी शैतानी मुस्कान में बदल जाता है। सच अब सामने था, शैतान मरा नहीं था, वो आज़ाद हो चुका था और अब एक चलती हुई लोगों से भरी ट्रेन में रजत के शरीर के अंदर जिंदा था। अचानक वॉशरूम का बल्ब फ्यूज हो जाता है और अंधेरे में एक खून जमा देने वाली हंसी गूंजती है। भैरवगढ़ अब खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नई श्राप की शुरुआत हो चुकी थी।